आज जिस स्टोरी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो मेरी प्रीवियस एक्सप्लेन स्टोरीज से काफी डिफरेंट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस स्टोरी की आर्ट एंड वर्ल्ड बिल्डिंग एक अलग ही लेवल पे है। लेकिन इससे पहले मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी मेरे पास कोई प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर नहीं है, और जो स्क्रिप्ट राइटर मेरे वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट लिखता है उसे इन कॉमिक्स का ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए इस वीडियो में काफी ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो पूरे हिंदी में हो। सो अब ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत एक डार्क फॉरेस्ट से होती है। वहां एक पेड़ पर दो चिड़िया अपनी भाषा में आपस में बात कर रही होती हैं। वहीं एक नदी पर एक हिरण पानी पी रहा होता है और दूसरा आसपास सावधानी से देख रहा होता है। उसी घने फॉरेस्ट में एक झोपड़ी होती है जिसकी हालत काफी खस्ता होती है। इसके आसपास कटे हुए पेड़ होते हैं और डरावनी धुंध छाई होती है। फिर हम उस झोपड़ी के अंदर का सीन देखते हैं। वहां एक गंदे बोल से कुछ मक्खियां उड़कर न हिल रहे हाथ पर बैठ जाती हैं। उस हाथ की हड्डियां और नसें कमजोरी से बाहर आ गई होती हैं। जमीन पर लेटे लड़के को उसके पास बैठा बूढ़ा आदमी कहता है, नौजवान, तुम कई दिनों से ऐसे ही हो, जो भी बोझ है दिल पर उसे छोड़ दो। ये सुनकर वो लड़का गहरी सांस छोड़ते हुए दुखी मन से मन में कहता है, छोड़ दूं? हाँ, और कर भी क्या सकता हूं? मेरी इस हालत में तो बदला लेना नामुमकिन है। शायद इस कड़वाहट को पी लेने से ही मुझे थोड़ी शांति मिले, लेकिन मैं बस इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा। फिर वो अपने 4 दोस्तों को याद करता है जो उसके लिए भाई जैसे होते हैं। उन्हें याद कर कहता है, वह मेरे भाई जैसे थे, लेकिन उनकी मुस्कुराहटों के पीछे छुपी हुई धारदार तलवारें मैं पहचान नहीं सका और उनके जाल में बुरी तरह फंस गया। यह वह इसलिए कहता है क्योंकि उससे किसी एक भाई ने, जिसका हमें चेहरा नहीं दिखाया जाता, उसे फंसाकर धोखा दिया होता है, जिससे वह धीरे धीरे मर रहा होता है। बूढ़ा इंसान उसे पानी पिला रहा होता है, लेकिन तभी बूढ़े को कुछ महसूस होता है। वो पानी पिलाते हुए रुक जाता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। आसमान से बर्फ के क्रिस्टल गिर रहे होते हैं। ये देखकर बूढ़ा कहता है, अभी तो धूप थी, अचानक बर्फ क्यों गिरने लगी? कोई आश्चर्य नहीं कि हाल ही में अजीब घटनाएं हो रही हैं। पूरा मेपलवुड शहर दिन ब दिन बेचैन होता जा रहा है। फिर आसमान से गिरते हुए आइस क्रिस्टल को क्यूरियोसिटी से देखते हुए कहता है, ये कुछ बर्फ के टुकड़े चमक क्यों रहे हैं? और उस आइस क्रिस्टल को अपनी उंगली से छूता है। बस छूने से ही उसकी उंगली बर्फ में तब्दील होने लगती है। बाहर भी एक चिड़िया और हिरण उस आइस क्रिस्टल के कांटेक्ट में आते ही पूरी तरह से आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही हाल उस बूढ़े का भी होता है। बूढ़ा पूरी तरह से बर्फ में तब्दील हो चुका होता है और तभी उस बर्फ पे क्रैक आ जाते हैं और वो बूढ़ा आइस के साथ टुकड़ों में बिखर जाता है। उन चमकते आइस क्रिस्टल को देखकर वो लड़का मन में कहता है, ये बर्फ के टुकड़े दांव की शक्ति से भरे हुए हैं। इन्हें जरा सा छूना भी इंसान की मौत के लिए काफी है। तभी एक आइस क्रिस्टल उस पर गिरने वाला होता है। ये देखकर वो आंखें बंद कर कहता है, छोड़ो, मैं अपनी मौत को गले लगा लूंगा। लेकिन तभी आसमान से एक आग का गोला उसी झोपड़ी के पास आकर जोर से गिरता है, जिससे एक बड़ा ब्लास्ट होता है और उससे जो हीट निकलती है उससे आइस क्रिस्टल खत्म हो जाते हैं। उस आग के गोले को देखकर वो लड़का कहता है, इतनी प्रबल दांव की गूंज। तभी उसे आग के गोले में एक इंसान की इमेज दिख रही होती है। उसे देखकर वो कहता है, ये कौन है? धीरे धीरे आग कम होती है और उसमें से एक आदमी बाहर आता है। इसके लैंडिंग की वजह से नीचे की जमीन धंस चुकी होती है और ये एक पावरफुल बंदा होता है। इसका पीछा इसके कुछ दुश्मन कर रहे होते हैं। वो ऊपर आसमान में गुस्से से देखकर पूछता है, क्या बिना सोचे समझे लोगों को मारना और नरसंहार करना ही तुम्हारा दांव है? ये होता है छू नेशन का झोंग वांग लिए। हम देखते हैं आसमान में बहुत सारे लोग होते हैं। तभी उनका लीडर जवाब देता है, नरसंहार? क्या मैंने सही सुना? झोंग वांग लिए, तुम्हारी ऊंची निगाहों में क्या चींटियों की जिंदगी भी कोई मायने रखती है? ये होता है चिन नेशन का गोंग यंग बाय। ये भी पावरफुल बंदा होता है और इसके पीछे जो लोग होते हैं वो इसके शिष्य होते हैं और इसी आदमी ने आइस क्रिस्टल गिराए होते हैं। तभी सारे शिष्य माय रेड स्ट्रीम्स ऑफ सॉर्ड रेन कहते हुए पानी के एरो बनाकर झोंग पर कंबाइन अटैक कर देते हैं। इस पर झोंग काउंटर अटैक में ब्लेजिंग सन कहते हुए एक बड़ा फायर का गोला बनाता है और उन आते हुए एरो की ओर फेंक देता है, जिससे वे एरो उस गोले से टकराकर खत्म हो जाते हैं। उस गोले की पावर देखकर एक शिष्य हैरान होकर कहता है, वाह, हमारी संयुक्त चाल माय रेड स्ट्रीम्स ऑफ सॉर्ड रेन, जो एक ग्रेट दांव कला के बराबर थी, पल भर में ही नष्ट हो गई। तभी उनका लीडर अपने मुंह में बहुत सारी हवा भरता है और जोर से छोड़ देता है, जिससे उनकी तरफ आ रहा फायर का गोला बर्फ में कन्वर्ट होने लगता है। यह अटैक होता है, एक सांस बाहर फ्रॉस्ट। फिर उस बर्फ के गोले को झोंग अपनी फायर स्वॉर्ड से बीच से काट देता है और गोंग यंग बाय का नाम जोर से चिल्लाते हुए उस पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब लगता है। वो साइड देखता है और हैरान हो जाता है क्योंकि साइड से किसी ने उस पर चुपके से शार्प ब्लेड से हमला किया होता है। वो अपनी फायर स्वॉर्ड से उन ब्लेड को जला रहा होता है। अचानक हुए इस हमले से वो फिर से जमीन पर आ जाता है। तभी उस पर आसमान से बहुत सारे ब्लेड से हमला होता है, लेकिन फिर भी वो बिना किसी खरोच के बच जाता है। आसमान में देखते ही उसे एक बड़ा सा बर्ड दिखता है। ये बर्ड एक रोबोट होता है और उसे कंट्रोल करने वाला आदमी झोंग को कहता है, तुम काफी खतरनाक हो। प्लेइंग एग्नी के 9 प्रोफाउंड मैलिस फॉर्मेशन का दर्द झेलते हुए लड़ रहे हो।
तुम कमजोर हो ही नहीं सकते। कोई आश्चर्य नहीं कि चिन नेशन ने हमारे मो फैमिली से मदद मांगी। ये होता है मो फैमिली का मोजिंग, और ये यांग बाय के साइड से झोंग को मारने आया होता है। ये भी काफी पावरफुल होता है और अब 1 वर्सेस 2 का मुकाबला होने वाला है। इसे देखकर झोंग उसका नाम गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है मोजिंग, और उस पर अटैक करने जाने लगता है। ये देखकर यांग बाय अपने शिष्यों को चिल्लाकर आदेश देता है, सारे डिसाइपल्स फॉर्मेशन सेटअप करो, इसे अटैक करने का कोई मौका मत दो। इतना सुनते ही झोंग को चारों ओर से घेर लिया जाता है और शिष्य फॉर्मेशन बनाने के लिए एक अलग ही भाषा में मंत्र बोलते हैं। उससे उनका गला बैलून की तरह फूल जाता है और उनके मुंह से वाटर के स्नेक बाहर आने लगते हैं। वे वाटर स्नेक झोंग को चारों तरफ से सर्कल बनाकर ट्रैप करने लगते हैं। ये देखकर झोंग चिल्लाकर यांग बाय को कहता है, गोंग यांग बाय, तूने अपने साथ पावरफुल 9 प्रॉफिट मैलिस फॉर्मेशन लाई है ना, फिर भी तू मुझ पर ऐसे बोरिंग दांव कला यूज कर अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहा है। और आसानी से उन वाटर स्नेक को गाजर मूली की तरह काट डालता है। वो स्नेक टुकड़ों में जमीन पर गिरने लगते हैं। इस पर यांग बाय अपने शिष्यों से पावर लेकर दोनों हाथों में कलेक्ट करता है और कहता है, बोरिंग झोंग वांग लिए, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि यह तुम्हारा खेल है। फिर जोर से चिल्लाता है, फॉर्मेशन एक्टिवेट। इतना बोलते ही जो टुकड़ों में वाटर स्नेक कटे होते हैं उनके हर कटे पार्ट से नए स्नेक बन जाते हैं और बहुत सारे वाटर स्नेक झोंग का एक पैर पकड़ लेते हैं, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसका फायदा उठाते हुए एक स्नेक उसके कंधे को काट लेता है। ये देखकर झोंग मन में कहता है, ये वाटर स्नेक 9 यीन फॉर्मेशन से शक्तिशाली बनाए गए हैं। मैं इनके कितने भी टुकड़े करूं वो उन टुकड़ों से और नए बन जाते हैं, जिससे इनकी संख्या बढ़ती जाती है और इनके बाइट करने से प्रोफाउंड यीन की पावर मेरे शरीर में घुस जाएगी, जिससे मेरे शरीर में दाओ ऊर्जा का प्रवाह बंद हो जाएगा। तभी झोंग उस अटैक से संभल पाता, उससे पहले ही यांग बाय अपने मुंह से जोर से हवा छोड़ता है। ये होता है सेकेंड ब्रेथ ब्लड फ्रीज अटैक, जिससे जिन स्नेक ने झोंग को जकड़ा होता है वो आइस में बदलने लगते हैं। उसके बाद वो फिर से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड अटैक करता है। फर्स्ट ब्रेथ आइस ब्रेथ, सेकंड ब्रेथ में बल्ड सॉलिड हो जाता है और थर्ड ब्रेथ में इंस्टेंट डेथ हो जाती है। ऐसे 3 एक के पीछे एक अटैक करता है, जिससे उन स्नेक के साथ झोंग भी आइस में तब्दील हो जाता है। ये देखकर बर्ड पर बैठा जिंगू इंप्रेस होते हुए कहता है, वाकई गोंगयांग क्लैन की सीक्रेट आर्ट काफी खतरनाक है। यहां तक कि झोंग ग्वांग भी इसके सामने बेबस हो गया। इतना पावरफुल अटैक करने के बाद भी और नए स्नेक झोंग को घेर रहे होते हैं और फॉर्मेशन को ताकतवर बना रहे होते हैं। लेकिन तभी जिन वाटर स्नेक ने झोंग को घेरा होता है उनमें से रोशनी चमकने लगती है। यह देखकर यांग बाय पूरी ताकत से फॉर्मेशन को बनाए रखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। झोंग बॉइलिंग ब्लड बर्निंग सॉइल का अटैक कर उस आइस केज से आजाद हो जाता है। ये देखकर मोजिंग फिर से झोंग पर ब्लेड से हमला करता है, लेकिन इस बार झोंग एक हाथ घुमाकर इतनी पावरफुल फायर फ्लेम निकालता है कि वो सीधा उस बर्ड को हिट करती है और वो बर्ड जलकर खत्म हो जाता है। वहीं मोजिंग समय रहते ही उस बर्ड से कूदकर अपनी जान बचाता है। हम देखते हैं कि झोंग अब पहले से और पावरफुल बन चुका होता है। उसकी आंखों से भी फायर निकल रही होती है, जिससे वो और भी कूल लग रहा होता है। वो अपना एक हाथ उठाता है और कहता है, एक्सप्लोड, जिससे आसमान में बहुत बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं। ये देखकर यांग बाय शॉक होकर कहता है, मेरी 9 प्रोफाउंड मैलिस फॉर्मेशन फेल हो गई। उन एक्सप्लोजन के बाद झोंग जोर से कहता है, सिटी स्कॉचिंग ब्लेजिंग ब्लॉसम्स, और आसमान से येलो कलर के फ्लावर गिरने लगते हैं। यह देखकर एक शिष्य हैरान हो जाता है। उसे ऐसा डरते देख दूसरा शिष्य शो ऑफ करते हुए उस फ्लावर को पकड़ते हुए कहता है, यह है धकती कली, बस तीसरे लेवल की दांव कला। देखो, तुम्हारा सीनियर ब्रदर इसे एक हाथ से बुझा देगा। लेकिन वो उसे टच करते ही पूरी तरह से जलने लगता है और राख बन जाता है। ये देखकर यांग बाय चिल्लाकर सारे शिष्यों से कहता है, मूर्ख, ये झोंग ग्वांग की सिटी स्कॉचिंग ब्लेजिंग ब्लॉसम्स तकनीक है। अभी वाटर एलिमेंट की दांव कला सक्रिय करो ताकि इसका जवाब दे सको और सुरक्षित क्षेत्र बना सको। ये सुनते ही सारे शिष्य पानी से उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। झोंग का अटैक देखकर जिंगू कहता है, ये बहुत पावरफुल है और इसका लेंथ भी काफी बड़ा है। लगता है ये सच है कि झोंग ग्वांग ने 19 साल की उम्र में इसी तकनीक से पूरा शहर नष्ट कर दिया था। फिर वो अपने पीछे का बॉक्स खोलता है। उस बॉक्स से बहुत सारे छोटे बर्ड्स बाहर निकलने लगते हैं, जो जाके उन फ्लावर से टकराकर उन्हें ब्लास्ट कर खत्म कर रहे होते हैं। आसमान में हर जगह बस वाटर और फ्लावर के टकराने से धमाके हो रहे होते हैं और उससे लिटरली बारिश होने लगती है। ये देखकर एक लड़का कहता है, इतने ताकतवर लोग आखिर हैं कौन। वहीं झोंग के शरीर से बहुत खतरनाक फायर निकल रही होती है। वो एक मंत्र कहता है, अत्यधिक अग्नि की शक्ति, आसमान जलाना, समुद्र उबालना, पूर्वज झुरोंग, मेरे माध्यम से प्रकट हो। फिर हाथ घुमाते हुए एक बड़ा फायर ड्रैगन उन डिसाइपल्स पर छोड़ता है। वो ड्रैगन एक एक कर सारे डिसाइपल्स को जलाकर राख कर देता है और फिर यंग बाई की तरफ बढ़ता है। लेकिन मोजिंग बीच में आकर अपने मैकेनिकल पंखों से उस ड्रैगन को रोकता है। ड्रैगन की पावर इतनी होती है कि वो दोनों सीधा जमीन पर गिर जाते हैं। खुद को संभालते हुए यंग बाई कहता है, कमबख्त, ये झुरोंग का बीज कहाँ से आया। वो झुरोंग का असली रूप कैसे इस्तेमाल कर सकता है। मोजिंग अपने मैकेनिकल पंखों की हालत देखता है,
जो उस हमले को रोकते हुए खराब हो चुके होते हैं और उसका बॉक्स भी पिघलने लगा होता है। तभी जमीन कांपने लगती है। वो डर के मारे इधर उधर देखने लगता है और फिर देखता है बहुत बड़े पैरों का निशान। वो होता है झोंग के पूर्वज झुरोंग का। झोंग उन दोनों को ललकारते हुए कहता है, आओ मारो मुझे। और हम देखते हैं कि झोंग ने पूर्वज झुरोंग का ट्रू फॉर्म अचीव कर लिया होता है। उसकी एक बहुत बड़ी फायर बॉडी बन चुकी होती है, जिसके दोनों बाजू बड़े बड़े फायर ड्रैगन होते हैं और उस बॉडी को झोंग कंट्रोल कर रहा होता है। वो उन दोनों से कहता है, क्या नोबल लिनेज, क्या जीनियस, तुम मेरी मौजूदगी में ऐसे टाइटल्स पर घमंड करते हो। और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर यंग बाई हवा अंदर लेते हुए कहता है, डरने की जरूरत नहीं। भले ही झोंग गुआंग के पास झुरोंग का असली रूप है, लेकिन मेरी तीसरी सांस गहरे जमाव की शक्ति उसका सामना कर सकती है। वो मुंह से हवा छोड़ता है, लेकिन पहले ही ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से ये अटैक पूरा नहीं कर पाता। उसका गला पकड़कर खांसने लगता है। ये हालत देखकर मोजिंग पीछे से कहता है, गोंग यांग बाई, क्या हमें पीछे हटना चाहिए? झोंग कहता है, नदी घाटी में हमारी हार अब तय है। न कोई नदी, न कोई सागर मेरे इस राष्ट्रीय अपमान और निजी नफरत को धो सकता है। लेकिन मैं, झोंग गुआंग, ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, जो फायर की वजह से भाप बन जाते हैं। फिर वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है, हा हा हा, सिर्फ मैं ही अपने शरीर को मार सकता हूँ। सिर्फ झुरोंग ही मेरी आत्मा को जला सकता है। मेरा महान सिर यहाँ है, कौन इतना काबिल है कि इसे काट सके? तभी उसकी गर्दन पर एक पर्पल लाइट का स्लैश होता है, जिससे उसकी गर्दन कटकर जमीन पर लुढ़क जाती है। झोंग की कटी गर्दन देखकर यंग बाई हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये किया किसने। तभी वही पर्पल लाइट फिर से चमकती है और उसकी आवाज से इतने पावरफुल होने पर भी वो दोनों सिर पकड़ लेते हैं। हम देखते हैं वो पर्पल लाइटिंग एक स्वॉर्ड की होती है, जो फुल स्पीड से जाकर झोंग का सिर काटकर फिर से अपने मालिक के पास लौट आई होती है। उस स्वॉर्ड के मालिक को देखकर यंग बाई हैरानी से उसका नाम पुकारता है, ली। ये होता है जिंग नेशन का ली ही। वह शांत स्वभाव में कहता है, बहुत शोर है। इस पर यंग बाई कहता है, ली, हमारे हाइनेस यंग वू के आदेश से। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही ली बस उनकी तरफ देखता है, और उसका देखना ही इतना पावरफुल होता है कि उन दोनों को पता चल जाता है, अगर एक शब्द भी निकला तो ये सीधा हमारे सिर को बीच से काट डालेगा। यह एहसास होते ही यंग बाई फुल स्पीड से झोंग का कटा हुआ सिर उठाता है और तेजी से वहां से भाग जाता है। उसके साथ मोजिंग भी भाग जाता है। उसके बाद ली ही झोंग की बॉडी को देख रहा होता है। फिर अपने हाथ में एक प्राचीन टोकन निकालता है, जिस पर डेमन का चेहरा होता है। वो टोकन कहता है, अब हमारा हिसाब बराबर। तभी ली ही उस टोकन को तोड़कर चकनाचूर कर देता है। फिर उसकी नज़र सामने फायर में लिपटी झोंग की सिर कटी बॉडी पर जाती है। वो अपने हाथ को रोल कर दूरबीन की तरह करता है और आंख पर रखकर उस बॉडी को देखता है। फिर कमर से थोड़ा टेढ़ा होकर हाथ खोलता है और कहता है, बूम, जिससे झोंग की बॉडी बम की तरह विस्फोट हो जाती है और टुकड़ों में बिखरकर जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर ली के मुंह पर हल्की सी मुस्कान आती है। फिर हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं। उस झोपड़ी के अंदर MC हांफते हुए अपनी जगह से उठने की कोशिश कर रहा होता है। उसकी बॉडी दर्द से थरथरा रही होती है। तभी उसकी नज़र उस मरे हुए बूढ़े के सिर पर जाती है। यह देखकर वो मन में निश्चय करता है, मैं अभी राजी नहीं हूं, मैं अभी मरना नहीं चाहता। फिर हांफते हुए उस झोपड़ी से बाहर निकलने लगता है। सीढ़ियां चढ़ता है और बाहर के बैटलफील्ड को देखता है। मन में कहता है, भले ही संभावना बहुत कम है, लेकिन मुझे कोशिश करनी ही होगी, और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तभी उसका थरथर कांपता हुआ पैर सीढ़ी से टकरा जाता है। उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो उस छोटे पहाड़ से नीचे लुढ़कते हुए गिरने लगता है। जहां जुओं की बॉडी पड़ी होती है वहीं आकर रुकता है। बैटलफील्ड को देखकर मन में कहता है कि इतने शक्तिशाली व्यक्तियों की लड़ाई में शायद कुछ खजाने छूट गए हों, कुछ ऐसा जो मेरी जान बचा सके। वो कुछ ढूंढने लगता है, मांस के टुकड़े, हड्डियों के बिखरे हिस्से, टूटा हुआ धातु, एक उंगली की हड्डी, आधी लकड़ी की हड्डी, लेकिन कुछ भी काम का नहीं मिलता। निराश होकर बैठ जाता है। लेकिन तभी उसकी नज़र लाल कपड़े के अंदर रखी एक बोतल पर जाती है। वो उसे थरथराते हाथों से उठाता है और हैरान होकर कहता है, एक पिल की बोतल। उसमें से पिल निकालकर अंदाजे से कहता है, क्या ये हो सकता है? और वो रेड पिल मुंह में डाल देता है। जैसे ही पिल अंदर जाती है, उसके मुंह से गर्म भाप निकलती है। उसकी गर्दन पे फायर कलर की नस उभर आती है। दर्द बढ़ता है। वो दांत पीसकर उसे बर्दाश्त करता है। फिर हाथ पर भी वही फायर कलर की नसें फैल जाती हैं। ये देखकर मन में कहता है, कोई शक नहीं, ये वही है जिसकी मैंने दिन रात तमन्ना की, जो कभी मेरे पास थी, लेकिन अंत में मुझे धोखा देकर भाई ने छीन ली थी। ये है मेरिडियन खोलने वाली पिल। उस पिल से उसके शरीर में फायर कलर की बहुत सारी नसें ब्रेन से निकलकर पूरी बॉडी में फैल जाती है। उसके बाद वो अपने पैरों पर आराम से खड़ा हो जाता है और पिल के असर की वजह से उसके शरीर से गर्म भाप निकल रही होती है। फिर चमकते हुए सूरज को देखता है और कहता है, जब दाओ मेरिडियन प्रकट होती है, जीवन शक्ति लौट आती है। किस्मत की अनिश्चितता का कोई जवाब नहीं। उसके बाद वो पूरी रात जमीन खोदकर झुओं और उस बूढ़े के लिए कब्र बनाता है और धीरे से कहता है, उस बूढ़े का शुक्रिया जिन्होंने मुझे मौत के दरवाजे पर संभाला, और उस एल्डर का आभार जिसकी मेरिडियन खोलने वाली पिल ने मेरी जान बचाई।
जिसने तुम्हें दफनाया है वो कोई बेनाम आवारा नहीं। मैं ज्वांग नेशन के चिंगय काउंटी के मैपलवुड शहर का हूँ। मेरा नाम जांग वांग है और हमें एमसी का नाम पता चल जाता है। फिर जुओं की कब्र के सामने झुकते हुए कहता है, तुम स्वर्ग में शांति पाओ। तभी जुओं की कब्र से गोल्डन लाइट निकलने लगती है और जांग के सामने एक मून के आकार की गोल्डन रिंग बनने लगती है। इसे देखकर वो हैरान हो जाता है। वो उस रिंग को अपने हाथों में पकड़कर कहता है, ये क्या है? तभी उसकी आंखों में एक अलग ही रेड लाइट चमकती है और अचानक वो एक बिल्कुल अलग जगह आ जाता है। वो जगह अंतरिक्ष जैसी दिख रही होती है। इधर उधर देखकर वो कहता है, मैं कहाँ आ गया? तभी उसकी नजर ब्लू लाइट में चमक रहे इंसान पर जाती है जो एक येलो कलर के फॉर्मेशन के सेंटर में खड़ा होता है। जांग उसे देखकर कहता है, अरे सुनिए, नमस्ते, क्या मैं पूछ सकता हूँ? लेकिन तभी एक आवाज सुनाई देती है, डो सोर्स के लिए फीडबैक का पर्याप्त। फिर अचानक उसके सामने दो ऑप्शन प्रकट होते हैं। एक तरफ लिखा होता है डो सिमुलेशन प्लेटफॉर्म, उसके नीचे 18वीं सील, 17वीं सील, 16वीं सील और ऐसे करते करते 14वीं सील तक। और दूसरी तरफ स्वॉट डिस्कशन प्लेटफॉर्म, उसके नीचे लिखा होता है 3rd ग्रेड सील, 4th ग्रेड सील और ऐसे करते करते 7वीं ग्रेड सील तक। ये सब देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। फिर उसके सामने एक स्क्रॉल खुलता है। उसे पढ़कर जांग कहता है, 9वीं ग्रेड स्वॉट डिस्कशन प्लेटफॉर्म, 1st लेवल डो सिमुलेशन प्लेटफॉर्म। वो सोच ही रहा होता है कि अचानक एक ताकत उसे उस ब्लू लाइट में चमक रहे इंसान की तरफ खींचने लगती है और जब वो उसके पास पहुंचता है तो देखता है कि वो ब्लू लाइट वाला इंसान बिल्कुल उसी जैसा दिखता है। जैसे ही वो उससे मिल जाता है उसके कपड़े बदल जाते हैं। तभी एक गूंजती हुई आवाज आती है, डोंगजन ब्लेस्ड लैंड के मास्टर का सम्मानपूर्वक स्वागत। अपने बदले कपड़े देखकर जांग कंफ्यूजन में कहता है, क्या हो रहा है ये सब? और वो अब फॉर्मेशन के सेंटर में होता है जिससे फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ उसके दिमाग में घुसने लगती है। उसे बताया जाता है, यह है तक्षु इल्यूजरी रेल्म, यहाँ सब कुछ सिमुलेशन है। तुम्हारे असली शरीर को नुकसान पहुंचाने के अलावा बाकी सब कुछ हकीकत जैसा ही है। फिर दाव सिमुलेशन प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी दी जाती है। यह जगह तकनीक और दाव कलाओं का अभ्यास और परिष्कार करने के लिए है। इस सिमुलेशन को उपयोग करने के लिए मेरिट की आवश्यकता होती है। इसके बाद सो डिस्कशन प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जाता है। यह विशेष रूप से टैशो इल्यूजरी रेल्म में घूमने और अन्य कल्टीवेटर्स से मुकाबला करने के लिए होता है। फिर मेरिट के बारे में समझाया जाता है। मेरिट ज्यादातर युद्ध से कमाया जाता है। समान स्तर के प्रतिद्वंदी से लड़ाई में जीतने पर मेरिट बढ़ता है और हारने पर घटता है। ऊंचे स्तर को चुनौती देने पर अतिरिक्त मेरिट बोनस मिलता है। युद्ध के अलावा कुछ विशेष ब्लेस्ड लैंड्स भी समय समय पर मेरिट उत्पन्न करती हैं। 72 ब्लेस्ड लैंड्स में सबसे निचली डोंगहाई माउंटेन ब्लेस्ड लैंड्स हर महीने 100 मेरिट पॉइंट पैदा करती है। लास्ट की 36 ब्लेस्ड लैंड्स में हर एक रैंक ऊपर जाने पर 10 मेरिट पॉइंट बढ़ते हैं, यानी 100 की जगह 110। और ऊपर की 36 ब्लेस्ड लैंड्स में एक रैंक बढ़ने पर 100 मेरिट पॉइंट बढ़ते हैं। जहां जांग अभी है वो है डोंगजन ब्लेस्ड लैंड्स। यह 23वें स्थान पर है और हर महीने 1850 मेरिट पॉइंट पैदा करती है। फिर उसके सामने एक घड़ी जैसी चीज आती है जिससे उसे पता चलता है कि 30 दिन में एक चैलेंज आएगा। अगर हार गया तो पदोन्नति होगी। इसके बाद जांग वापस उसी झोपड़ी के सामने आ जाता है और अभी कुछ समय पहले जो हुआ था उसे याद करके कहता है, तशु इल्यूजरी रेल्म सचमुच अगम्य है। हालांकि ये सारी जानकारी मेरे मन में उमड़ रही है, लेकिन इसे पूरी तरह समझने के लिए अभी भी समय और अनुभव चाहिए। फिर हाथ में पकड़ी मून जैसी रिंग को देखकर वो कहता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है दाऊ एकेडमी में लौटना, वो भी इनर कोड की परीक्षा से पहले। अपनी मुट्ठी कसकर वो आगे कहता है, मुझे मारने की कोशिश कर रहे भाई से बदला लेना है, पुराने हिसाब चुकता करने हैं। वो उस फॉरेस्ट से अपने घर यानी ज्वांग किंगडम के मेपल फॉरेस्ट सिटी, जहां उसकी डॉ एकेडमी होती है, वापस लौट आता है। उसके पीठ पर एक लकड़ी का बॉक्स भी होता है। उसे बहुत दिनों बाद एकेडमी में आता देख वहां के डिसाइपल खुश होकर चिल्लाने लगते हैं, झांग वांग लौट आया, वो लौट आया। इसके बाद झांग सीढ़ियां चढ़कर एकेडमी में प्रवेश करता है और अपनी पीठ का लकड़ी का बॉक्स बाजू में रख देता है। झांग वांग लौट आया का शोर सुनकर एक शिष्य भीड़ को धकेलते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, जांग सरनेम का बंदा वापस आ गया। झांग को देखकर वह खुशी से उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता और कहता है, सचमुच तुम ही हो कमीने, सबको लगा था तुम मर गए। तुमने हम भाइयों को बेकार में इतने दिनों तक टेंशन में रखा, धिक्कार है। ये होता है स्वॉन सेकंड ब्रदर दू येहू। ये स्वॉन ब्रदरहुड के 5 भाइयों में से एक है जिन्होंने कसम खाई थी कि वे मरते दम तक भाई रहेंगे। इसके बाद एक और शिष्य स्वॉन एल्डेस्ट ब्रदर लिंग ही कांपते स्वर में कहता है, ये बहुत अच्छा है 3rd ब्रदर, जब तक तुम लौट आए हो बस यही मायने रखता है। ये 5 भाइयों में सबसे बड़ा है। उसी समय 5वां भाई झाओ रुचिंग मजाक करते हुए कहता है, अयो अयो, मैंने कहा था ना कि वो नहीं मरेगा, बस कहीं पैसे कमाने चला गया होगा और हमें भूल गया। लेकिन इसके फटे हाल कपड़े देखकर तो नहीं लगता कि पैसा कमाया है। क्या ऐसा तो नहीं कि जब कहीं और ठिकाना नहीं मिला तभी हमें भाइयों को याद किया, मेरे प्यारे 3rd ब्रदर? इस पर दू येहू गंभीर होकर कहता है, धिक्कार है। अगर आज रात तुम हमारे साथ जमकर नहीं पियोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस पर रुचिंग फिर से छेड़ता है,
मुझे लगता है ये बदबूदार बाघ तो बस पीना चाहता है और थर्ड ब्रदर का बहाना बना रहा है। दू येहू भड़क कर कहता है, अबे साले झाओ रुचिंग, बदमाश, अपने बड़ों की कोई इज्जत नहीं करता क्या? मैं तो सचमुच अपने तीसरे भाई के लिए बहुत खुश हूं। रुचिंग फिर चुटकी लेते हुए कहता है, कौन नहीं जानता कि तुम्हारे बिस्तर के नीचे बहुत सारी शराब की बोतलें छिपी हुई हैं, दू येहू। तभी सबसे बड़ा भाई लिंग ही सबको शांत करते हुए कहता है, अच्छा अच्छा, अब सब चुप हो जाओ। तीसरे भाई, आखिर हुआ क्या था? तुम लौटने के बाद से इतने गंभीर क्यों हो? दू येहू भी कहता है, हाँ, तुम वहां क्या घूर रहे हो? सभी झांग की नजर का पीछा करते हैं और देखते हैं कि सामने उनका चौथा भाई पांग पेंगजू खड़ा है। पेंगजू कहता है, क्यों इतने दिनों तक बिना कुछ कहे चले गए? हम सब बहुत परेशान थे। झांग गंभीर स्वर में कहता है, कुल 57 दिन हो गए। इन 57 दिनों में मैं हर रोज तुम्हें याद करता रहा, लेकिन बताओ, क्या तुम सच में मेरी वापसी चाहते थे? इस पर पेंगजू कहता है, तीसरे भाई, जरूर कोई गलतफहमी है। उस घटना के बाद मैं बहुत बेचैन था। मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए हर जगह लोगों को भेजा। ये सुनकर दू येहू हंसते हुए कहता है, अरे तुम बस पेंगजू की ही सोचते हो, यहां तुम्हारा दूसरा भाई भी तो है। झांग उसकी ओर देख कहता है, बिल्कुल, तुम सब बिना मुझे ढूंढे आराम से कैसे रह सकते हो? रुचिंग दोनों को बीच में रोकते हुए कहता है, बस करो, चलो पहले किनारे चलते हैं। उनकी बातचीत सुनकर आसपास के डिसाइपल भी फुसफुसाने लगते हैं। एक कहता है, वाह सीनियर भाई, झांग की बातों में कुछ छुपा मतलब है क्या? दूसरा कहता है, बकवास मत करो, सीनियर भाई फेंग हमेशा से नेक रहे हैं। तभी लिंग ही झांग से कहता है, तीसरे भाई, तुमने इन दिनों बहुत कुछ सहा होगा। चलो बैठते हैं और धीरे धीरे सब जोड़कर समझते हैं। अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो हम भाई तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। चाहे मामला काउंट डॉउ इंस्टीट्यूट तक ले जाना पड़े या नेशनल डॉउ इंस्टीट्यूट तक, हम पूरी ताकत लगाएंगे। लेकिन सच्चाई साफ करनी जरूरी है। जल्दबाजी मत करो, कोई जानबूझकर फूट डाल रहा है। इस पर झांग अपने साथ लाए लकड़ी के बॉक्स पर हाथ रखकर कहता है, बड़े भाई, मैं जानता हूं तुम्हें किस बात की चिंता है। मैं भी हमारी कस्में खाई भाईचारा बहुत कीमती मानता हूं। लेकिन अफसोस है कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए भाइयों से गद्दारी कर जाते हैं। ये सुनते ही पेंगजू तुरंत कहता है, झांग वांग, बिना सबूत के झूठे इल्जाम मत लगाओ। झांग इस पर जोर से बॉक्स पर हाथ मारकर उसे तोड़ देता है और कहता है, यह है सबूत। बॉक्स खुलते ही उसके अंदर एक इंसान दिखाई देता है और वो इंसान होता है पेंगजू के परिवार का नौकर फेंग डिके। इसके बाद झांग पेंगजू को बताने लगता है, उस दिन तुम्हारे ही घर के नौकर ने निमंत्रण दिया था कि तुमने मुझे मून व्यूंग टावर पर दावत के लिए बुलाया है, पश्चिमी पहाड़ पर डाकुओं का सफाया करने और डॉउ इंस्टीट्यूट का मेरिडियन ओपनिंग पिल हासिल करने की खुशी में। जब मैं पहुंचा और जब वे नहीं आए तो उसने मुझे पहले ही पीने पर जोर दिया, कहते हुए कि ये वही उम्दा शराब है जो तुमने खास तौर से भेजी है। किसे पता था कि शराब में जहर मिला है? यह सुन पेंगजू पूरी ताकत से अपनी तलवार निकालकर उस सर्वेंट के गले में घुसाते हुए कहता है, कमीने, फांग परिवार ने तुम्हें खाने को रोटी दी, मकान दिया, और तुमने कैसे डाकुओं से मिलकर नकली चिट्ठियां बनाकर मेरे तीसरे भाई को नुकसान पहुंचाया। उसी वक्त वो सर्वेंट उस वार से वहीं मर जाता है। फिर पिंगजू अपनी तलवार उसकी गर्दन से निकालकर जांग से कहता है, ये नीच सर्वेंट शायद बचने के लिए झूठ बोल गया ताकि हमारे बीच फूट डल जाए। तीसरे भाई, उसकी बातों पर यकीन मत करो। इस पर जांग कहता है, मुझे पता था तुम उसे मार दोगे, लेकिन कोई बात नहीं। उसने पहले ही पूरे कबूलनामे में ये सब तुम्हारे करवाने के आदेश बताए हैं और लिखकर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। देखना चाहोगे? इस पर पिंगजू कहता है, तीसरे भाई, ये नकली है। पिंगजू और क्या करे कि तुम मुझ पर विश्वास करो। तभी जांग कहता है, ये नफरत मिट नहीं सकती, इसका हल बस मौत है। ये सुन पिंगजू कांपते हाथों से अपनी तलवार उठाता है और कहता है, तीसरे भाई, क्या सचमुच हमें भाइयों को इस मुकाम तक आना पड़ेगा? इतनी झंझट की जरूरत नहीं। भले ही वो नीच सर्वेंट फेंग डिकाई ही तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला था, लेकिन परिवार का मुखिया होने के नाते जिम्मेदारी मेरी है। फिर वो जांग के सामने झुककर रोते हुए अपनी तलवार उसे देते हुए कहता है, अगर तीसरे भाई का गुस्सा ऐसे ही नहीं थमता तो ये तलवार लो और मुझे मार दो। पिंगजू तुम्हें कभी दोष नहीं देगा, माफ करना। पेंगजू को ऐसा करता देख एक शिष्य कहता है, सीनियर भाई फंग, ऐसा मत करो। इस पर दूसरा कहता है, हम सब सीनियर भाई फंग के चरित्र पर यकीन करते हैं। यह सुनकर जांग उसकी तलवार को देख कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं। यह सुनकर पिंगजू थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहता है, हाँ तीसरे भाई, चौथे भाई, ये मामला। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही जांग अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, तुम्हारी तलवार गंदी है, अगर मुझे तुम्हें मारना है तो मैं अपनी तलवार से मारूंगा। जांग को अपनी तलवार निकालता देख नीचे बैठे पेंगजू का रोना ही बंद हो जाता है और तभी जांग एक जोरदार वार पेंगजू पर करता है। उस वार को देखकर बाजू खड़े तीनों भाइयों की सांसें गले में ही अटक जाती हैं, लेकिन पेंगजू अपनी तलवार से उस वार को रोककर फुल स्पीड में वहां से भागकर दूर चला जाता है और उसकी तलवार उस अटैक से गिर जाती है। जियांग की यह हरकत देखकर तीनों भाई हैरान रह जाते हैं। इस पर दू ये गुस्से से जियांग से कहता है, क्या बकवास,
तीसरे भाई, तुम सचमुच सीरियस हो? फिर रूचिंग कहता है, हम सब तीसरे भाई के स्वभाव को जानते हैं। अगर नफरत इतनी गहरी न होती तो वो कभी इस हद तक नहीं जाते। जियांग के वार से बचकर दूर भागा पेंगजू डर और हैरानी के साथ पूछता है, जंगवांग, क्या तुम्हें हमारी पुरानी भाईचारे की कस्मों की भी परवाह नहीं? इस पर जियांग गुस्से से जवाब देता है, चुप रहो। तुम्हारे शब्द बस भाईचारे का अपमान है। तुमने अपनी गर्दन कटवाने की बात की थी, तो अब अपनी नौटंकी क्यों रोकते हो? सुन लो, अगर उस दिन मैं मर जाता तो कहानी वहीं खत्म हो जाती, लेकिन क्योंकि मैं अभी जिंदा हूं तो जो कर्ज है वो चुकाना ही होगा, और वो तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा, फंग पेंगजू। ये सुन पेंगजू गुस्से से खड़ा होकर कहता है, क्या तुम्हें पीड़ित होने का भ्रम है? मैंने तुम्हें बार बार इज्जत से पीछे हटने का मौका दिया, लेकिन तुम कितने जिद्दी हो। मैंने तुम्हारा कुछ भी लिया नहीं है तो कैसे लौटाऊं? इस पर जियांग दूसरी तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, क्योंकि तुम मानते ही नहीं तो बहस करना बेकार है। फिर वो वहां से कुछ दूर जाकर एक बड़ी मूर्ति के सामने झुककर कहता है, पूर्वज गुरु, आपका शिष्य जंगवांग गद्दार फंग पेंगजू के हाथों लगभग मारा गया था। ये नफरत मिट नहीं सकती, ये बदला खत्म नहीं होगा। मैं सिर्फ एक समाधान चाहता हूं, मौत का द्वंद्व, दांव का फैसला। जियांग की ये बात सुनते ही पूरे एकेडमी में सन्नाटा फैल जाता है। फिर जियांग फंग पेंगजू से कहता है, मैपलवुड इंस्टीट्यूट के कानून के मुताबिक तुम इससे इनकार नहीं कर सकते। इस पर पेंगजू कहता है, पागल हो तुम। तभी एकेडमी में जोरदार हवा चलने लगती है और जियांग व पेंगजू ऊपर आसमान की ओर देखते हैं। वहां उनके एकेडमी के ग्रैंड मास्टर हवा में दिखाई देते हैं और फिर ऊंची जगह पर उतरते हैं। उन्हें देखकर सारे शिष्य उन्हें प्रणाम करते हैं। आते ही वो बिना समय गवाए कहते हैं, मौत का द्वंद्व, दांव का फैसला स्थापित। ये है मैपलवुड सिटी के दाओ इंस्टीट्यूट के हेड डोंग आहा, जिन्हें उनके शिष्य डीन कहते हैं। डीन अपने हाथ में शक्ति इकट्ठी करते हुए कहते हैं, जेडेड केस। उनके हाथ के पास हरी ऊर्जा इकट्ठा होने लगती है। फिर वो हाथ और ऊपर उठाकर कहते हैं, राइज। इतना कहते ही जियांग और पेंगजू के नीचे से जड़ें निकलकर उन्हें बाकी शिष्यों से ऊपर उठा लेती हैं और उनके चारों ओर एक स्टेज बना देती हैं। दोनों उस मंच पर आमने सामने खड़े हो जाते हैं। ये देखकर पेंगजू को पसीना आने लगता है। वो मन ही मन सोचता है, डीन ने खुद इस मौत की लड़ाई को मंजूरी दी है। मुझे भागना होगा, वरना अगर मैंने जंगवांग को मार भी दिया तो बाद में फेंगलिन एकेडमी हस्तक्षेप कर जांच करेगी। वो वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी एक जड़ बिजली की तेजी से उसकी आंखों के सामने आकर रुकती है, जिससे वो डर के मारे पीछे हट जाता है। फिर डोंग आहा हाथ घुमाते हुए कहते हैं, कानून तो कानून है, तलवार निकालो। और एक जड़ पेंगजू के पास जाकर उसकी गिरी हुई तलवार उसे पकड़ा देती है। ये देखकर डीन कहते हैं, शुरू करो। बाकी शिष्यों में से एक ये फाइट शुरू होते देख कहता है, वाह। जियांग वांग, जो आउटर कोर्ट की मेरिट सूची में पहले स्थान पर था, और फंग पेंगजू, जो दूसरे स्थान पर था, सच में लड़ने जा रहे हैं। इस पर दूसरा कहता है, ये मौत की लड़ाई है, सिर्फ साधारण मुकाबला नहीं। इसमें सामने वाले की जान भी जा सकती है। जियांग के बाकी 3 भाइयों में से दू येहू फाइट को शुरू होते देख चिंतित होकर बड़े भाई से कहता है, बड़े भाई, ये तो वो कहता है, डीन खुद आ चुके हैं, अब हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। वहीं मंच पर पेंगजू अपनी तलवार पकड़कर जियांग की ओर गुस्से से देखता है और कहता है, क्या तुम बस लौट नहीं सकते? क्यों इसे इतनी दूर धकेल रहे हो? और जियांग पर हमला करते हुए कहता है, मैं बस और ताकतवर बनना चाहता हूं। उस अटैक को रोकते हुए जियांग कहता है, बकवास बंद करो, आज तुम्हें मेरी तलवार से मरना ही होगा। इसके बाद पेंगजू थोड़ा पीछे हटकर कहता है, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है तुम्हारे हमेशा आत्मविश्वास से भरे चेहरे से। फिर पेंगजू अपनी दाव मेरिडियन खोल देता है। ये देखकर तीनों भाइयों को समझ आ जाता है कि उसने सचमुच जियांग की दाव मेरिडियन ओपनिंग पिल चुरा ली है। ये देख येहू हैरानी से दांत पीसते हुए कहता है, ये दाव मेरिडियन है जो खोली गई है। पेंगजू ने मेरिडियन खोल लिए हैं। रूचिंग हैरानी से कहता है, कितना बेशर्म है फंग पेंगजू, ये कमीना सचमुच तीसरे भाई की मेरिडियन ओपनिंग पिल ले गया। वहीं पेंगजू हंसते हुए जियांग से कहता है, जंगवांग, भले ही तुम्हारी तलवारबाजी मुझसे बेहतर हो, लेकिन मैंने मेरिडियन ओपनिंग पिल खा ली है और मेरी दाव मेरिडियन खुल चुकी हैं। अब तुम मुझसे कैसे लड़ोगे? इस पर जियांग भी अपनी दाव मेरिडियन खोलता है, जिससे उसके शरीर से गर्म भाप निकलने लगती है और उसके चारों ओर आग के रंग का आभामंडल फैल जाता है। उसकी नसें आग के रंग में चमकने लगती हैं। वो गुस्से से कहता है, हाँ, इसी मेरिडियन ओपनिंग पिल के लिए मैं अकेला पश्चिमी पहाड़ में तलवार लेकर घुसा, खून की नदियां बहाईं और आखिरकार चोरों का अड्डा उजाड़ा। इस लड़ाई में मुझे 13 जख्म लगे, जिनमें से 2 जानलेवा थे, और मैं वापसी में लगभग मर ही गया था। क्या ये मेरिडियन ओपनिंग पिल, जो मेरे खून, पसीने और आंसुओं से कमाया गया है, तुम्हारे काम आ रहा है? फंग पेंगजू जांग की भी दाव मेरिडियन ओपन हो चुकी है। ये देखकर पेंगजू कांपते स्वर में कहता है, तुमने भी दाव मेरिडियन खोल लिए। और मन में सोचता है, ये कैसे मुमकिन है? क्या मैंने पहले ही उसकी मेरिडियन ओपनिंग पिल नहीं ले ली थी? फिर दोनों फुल स्पीड से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और बहुत सारे हमले करते हैं। तभी जियांग ताकत लगाकर पेंगजू को पीछे धकेलता है। वो पीछे जाते हुए मन में सोचता है, डैम इट, उसने आखिर कैसे मेरिडियन खोल ली? तभी उसे एहसास होता है कि उस पर जियांग के बहुत सारे कट लग चुके हैं।
इससे वो टेंशन में आ जाता है और खुद को रिलैक्स करते हुए कहता है, शांत रहो, शांत रहो। भले ही उसने भी मेरिडियन खोल लिए हों, लेकिन मैंने इन 57 दिनों में अपनी ऊर्जा बचाकर पूरी पिल सोख ली है। उसकी गंभीर चोटें अभी भर रही हैं, वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। जैसे ही हमारी लड़ाई और बढ़ेगी मैं एडवांटेज में रहूंगा। इसी सोच के साथ पेंगजू उस पर बहुत सारे अटैक कर देता है, लेकिन जियांग उन्हें आराम से ब्लॉक कर रहा होता है। उनकी लड़ाई को डोंग अभी सीरियस होकर देख रहे होते हैं। वहीं दू येहू अब जियांग को फुल सपोर्ट करते हुए कहता है, तीसरे भाई, उस कमीने फंग पेंगजू से मत हारना। फिर रोचिंग उस फाइट को ऑब्जर्व करते हुए कहता है, तीसरे भाई के दांव मेडियन कुछ अजीब लग रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर पीछे हट रहे होते हैं। तभी जियांग फिर से ताकत लगाकर पीछे हट रहे पेंगजू पर हमला करता है। ये देखकर पेंगजू मन में कहता है, जैसा मैंने सोचा था, उसके दांव मेरिडियन की उत्तेजना ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। मजबूरी के वक्त उसकी कमजोरी जरूर सामने आएगी। और तभी वो हमला कर रहे जियांग के पेट को देखकर कहता है, ये रही कमजोरी, और उसके पेट में तलवार घुसा देता है। फिर हंसते हुए कहता है, तीसरे भाई, तुम और इंतजार नहीं कर सकते। इस पर जियांग अपनी स्वॉर्ड घुमाते हुए कहता है, हाँ, मैं अभी तुम्हें मारना चाहता हूं। और उसके इस खतरनाक स्लैश से पेंगजू का स्वॉर्ड पकड़ा हाथ और तलवार का पिछला भाग भी कट जाता है। अपना कटा हाथ देखकर पेंगजू दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी जियांग समय न गंवाते हुए अपनी कोहनी से पेंगजू के चेस्ट पर जोरदार हमला करता है, जिससे उसके शरीर की हड्डियां भी चटक जाती हैं। इस हमले से पेंगजू स्टेज से नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी रूट उसे पकड़कर फिर से स्टेज पर फेंक देती है। जियांग अपने पेट में घुसी तलवार निकालते हुए कहता है, जब मैं 57 दिन और रात मौत से जूझ रहा था तो हर वक्त इस दृश्य की कल्पना करता था, और तलवार निकालकर दूर फेंक देता है। ये देखकर पेंगजू खून खांसते हुए मन में सोचता है, कमीने, उसने जानबूझकर अपनी कमजोरी दिखाई ताकि मुझे फंसा सके। फिर जियांग अपनी तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, अब मैं आखिरकार बदला ले सकता हूं। यह देखकर पेंगजू डरते हुए पीछे हटने लगता है और कहता है, तीसरे भाई, माफ कर दो, एक बार माफ कर दो, और वहां से भागने लगता है। लेकिन लड़ाई का स्टेज जमीन से बहुत ऊपर होता है। यह देखकर वो डोंग आह की तरफ देख रोते हुए कहता है, बचाओ डीन, बचाओ। मैं पांग परिवार का वंशज हूं, जो मेपलवुड सिटी के 3 बड़े परिवारों में से एक है। इस पर डोंग आह जवाब देते हैं, कानून तो कानून है, क्योंकि ये मौत की लड़ाई है तो इसका अंत मौत से ही होगा। तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ तुम्हारा अपोनेंट करेगा। यह सुनकर पेंगजू फिर से अपने पास आ रहे जियांग की तरफ देखकर गिड़गिड़ाते हुए कहता है, तीसरे भाई, मेरी बात सुनो। इस पर जियांग कहता है, बता जो बताना है। यह सुनकर पेंगजू पूरी ताकत से कहता है, हमारे फंग परिवार ने पिछले 20 सालों में कोई ऐसा कल्टीवेटर पैदा नहीं किया जो स्वर्ग और धरती का द्वार खोल सके। मैं अपने दिवंगत पिता की आखिरी उम्मीद ढो रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कितना वक्त बचा है? तुम ही फैंगलिन दाऊ अकेडमी के एकमात्र आउटर शिष्य हो जिसने सबसे तेज मेरिट जुटाई और मेरिडियन ओपनिंग पिल हासिल की। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर जियांग को तलवार उठाते देख वो पूरी ताकत से कहता है, हाँ हाँ हाँ, माफ करना। तुम्हारी पिल छीनने के बाद मैं हर रात सो नहीं पाया। मुझे अफसोस है, बहुत अफसोस है। लेकिन तुम तो सुरक्षित हो ना, हम भाई हैं। क्यों तुम मुझे एक बार माफ नहीं कर सकते? लेकिन जियांग उसकी एक भी बात नहीं सुनता और तलवार सीधा उसके सीने में घुसा देता है। पेंगजू जोर की चीख के साथ मर जाता है। फिर जियांग कहता है, अगर मैं तुम्हें इसके लिए माफ कर दूं तो मुझे अपने आप का सामना करने का हक नहीं रहेगा। मैं वो हूं जिसने 57 दिन तक दर्द और निराशा में भी हिम्मत रखी। अब तुम चैन से सो सकते हो।